हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नारायण जनरल स्टडीज़ में। आइए करते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले और सभी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से कवर किया गया है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी एवं डल झील किन दो हिमालय के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी एवं डल झील जो है यह वृहद हिमालय और पीरपांजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाटभूमि स्थलाकृत विशेषता है। तो पाटभूमि स्थलाकृतिक विशेषता जो है यह है छोटा नागपुर पठार की विशेषता। सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर, इसमें हमको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, सुमेलित करना है। एक तरफ नदी घाटी परियोजना दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी है। मतलब कौन सी नदी पे कौन सी नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहले दिया हुआ है रिहंद परियोजना। तो रिहंद परियोजना जो है यह रिहंद नदी पर है, इसका हो जाएगा ए का 3। दूसरा दिया हुआ है नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है यह कृष्णा नदी पर है, इसका हो जाएगा बी का 4। उसके दिया है पोचमपाद परियोजना। तो पोचमपाद परियोजना जो है अ, यह है गोदावरी नदी पर, इसका एक हो जाएगा सी का। और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना है बेतवा नदी पर, इसका हो जाएगा डी का 2। इस तरह से 3 4 1 2 यह ऑप्शन नंबर किस में है देख लेते हैं, या डी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें, तो दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात जहां बराबर होता है उसको दोमट मिट्टी कहते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस राज्य में सागौन वन अधिक सकेंद्रण है? जो सागौन वन है या फिर सागवान कहिए, यह वन जो है अधिक सकेंद्रण है कहाँ पर? तो यह मध्य प्रदेश में, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छठा नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में गेहूं के 3 अधिकतम उत्पादक राज्य का सही अवरोही क्रम क्या होगा? मतलब बढ़ते सी घटते की, ऊपर से नीचे की ओर देखना है हमको। जो अधिकतम क्या है, अधिकतम उत्पादन राज्यों का सही अवरोही क्रम। तो इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में। ये इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र नहीं है? हमको देखना है कौन सा कोयला क्षेत्र नहीं है। जिसमें रानीगंज दिया हुआ है, यह भी कोयला प्रमुख कोयला क्षेत्र है। झरिया कोयला क्षेत्र है, बोकारो कोयला क्षेत्र है। कोडरमा जो है यह कोयला क्षेत्र नहीं है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हजारीबाग, कोडरमा ये सब माइका के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का प्रसिद्ध माइका, माइका जिसको अर्बड़क कहते हैं, यहीं पर मिलता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आठवां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है यह है गोवा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं नौवां नंबर। इसमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है नदी और सूची 2 में दिया है परियोजना या बांध। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कोलोरेडो। कोलोरेडो जो है यह है हुवर नदी पर, तो ए का हो जाएगा 4। उसके बाद फिर देख लेते हैं दामोदर। दामोदर जो है यह दिया हुआ है पंचेत हिल पे, तो ये हो जाएगा बी का 3। उसके बाद ए का हो गया 4 और बी का 3। उसके बाद दिया है नील। नील जो है यह, नील जो है, नील नदी पर कौन सा परियोजना है? तो यह है आसवान परियोजना। तो एक हो जाएगा सी का, एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर दिया हुआ है जाम्बेजी। तो जाम्बेजी कौन सा? करीबा। जाम्बेजी नदी पर कौन सा परियोजना है? करीबा परियोजना है। तो ये हो जाएगा डी का 2। तो 4 3 1 2 यह देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जैसे कोलोरेडो नदी, कोलोरेडो नदी पर कौन सा परियोजना है? तो हुवर परियोजना है। दामोदर नदी पर कौन सा परियोजना है? पंचेत हिल है। और नील नदी पर कौन सा है? आसवान है। और जाम्बेजी पर कौन है? करीबा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। सॉरी 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं पहले।
क्या है, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर की पेटी से संबंधित है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया हरमट्टन। हरमट्टन लिखा हुआ है सऊदी अरब में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो हरमट्टन है यह पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देश में पाया जाता है, जैसे घाना, नाइजीरिया, माली, गिनी, इस सब में पाया जाता है। याद रखिएगा ये क्या है, ये हवा दिया हुआ है, जो उधर हवा तूफान चलता है ये सब। तो हरमट्टन जो है इसमें सऊदी अरब लिखा हुआ है, तो सऊदी अरब गलत दिया हुआ है, हमको सुमेलित नहीं है, वही हमको देखना था। तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछा जाएगा हरमट्टन कहाँ पर है, कहाँ पर बहता है हवा? तो यह पश्चिम अफ्रीका के कुछ देश है, जैसे घाना है, नाइजीरिया, माली, गिनी, ये सब। चिनुक दिया हुआ है, चिनुक अमेरिका, बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद ब्रिक फिल्डर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। और फॉन जो है या स्विट्जरलैंड, ये सब बिल्कुल सही है। जो सही सुमेलित नहीं था ए नंबर, वही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला का क्रम क्या है? वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला का क्रम। तो देख लेते हैं सर्वाधिक वन वाला जिला का क्रम है। सबसे पहले आएगा कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर जमुई, ये ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर ऊर्जा हस्तांतरण की एक श्रृंखला बनाने वाले जीवों का एक क्रम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है खाद्य श्रृंखला। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 14वां नंबर क्वेश्चन है, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है वह उसका जलवायु होगा। ये 20 का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा होना चाहिए 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए। तो ये सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, बांग्लादेश की स्थापना हुई? तो बांग्लादेश की स्थापना हुई 1971 में। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं क्या है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह हॉकी से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा हॉकी से संबंधित और कुछ कुछ जैसे आगा खां कप है, यह हॉकी से रिलेटेड है। रंगास्वामी कप जो है यह भी हॉकी से रिलेटेड है। इंदिरा गोल्ड कप, ये सब हॉकी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। मतलब ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, इंदिरा इंदिरा गोल्ड कप, ये सब हॉकी से है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। बाकी इसमें और देख लेते हैं, जैसे फुटबॉल दिया है तो फुटबॉल फीफा कप है, डुरंड है, रोवर्स कप है, सुब्रतो कप है, यूरो कप है और सीजर्स कप है। ये सब याद रखिएगा फुटबॉल से रिलेटेड। क्रिकेट के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सुरसागर क्या है? ये हमको बताना है जो सुरसागर क्या है। तो सुरसागर सूरदास की जो काव्य रचना है वही सुरसागर है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सूरदास की काव्य रचना को हम लोग क्या कहते हैं? सुरसागर कहते हैं। चलिए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो अंतरराज्यीय परिषद की गठन की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या है, अंतरराज्यीय परिषद की गठन की समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो सरकारिया आयोग या सरकारिया परिषद की सरकारिया समिति के सिफारिश पर की गई थी। सी इसका उत्तर हो जाएगा। दिया हुआ है केलकर समिति। केलकर समिति याद रखिएगा डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड ये है। उसके है संथानम समिति। तो संथानम समिति जो है यह भ्रष्टाचार निवारण समिति है। ठीक है, भ्रष्टाचार सबसे रिलेटेड है ये समिति। उसका राजमन्नार आयोग है। राजमन्नार आयोग याद रखिएगा, यह केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है राजमन्नार आयोग।
ठीक है, इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की समिति की सिफारिश की गई थी, तो यह सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति सी उत्तर है। अगला देखते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है यह गंगा का डॉल्फिन है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 22वां नंबर, क्या संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान का पर सॉरी क्या है, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब किया गया था? संविधान पर हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। टोटल 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन, क्या सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी जो करता है यह कैग करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी इसका उत्तर हो जाएगा। यह अनुच्छेद 148 से 151 तक है और जो सरकार के वित्तीय खर्च का अंतिम टिप्पणी करता है यह यही करता है। ठीक, इसमें अनुच्छेद 151 के अनुसार केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट भारत के सीएजी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन। 24वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने के लिए प्रक्रिया जो समान है यह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से है के समान है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? यह है 24वां संविधान संशोधन, ए इसका उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के बारे में जान लीजिए। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता को जोड़ा गया। इसी के अकॉर्डिंग मतलब 42वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग क्या है, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में। ठीक, और 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में जोड़ा गया। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया और 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की जो अवधि थी 6 वर्ष से घटा करके पुनः उसको 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला 26वां नंबर क्वेश्चन। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक मूल्यों का क्या है, सामाजिक मूल्यों का आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो सामाजिक मूल्यों की आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो पारित किया गया है यह 1974 ईस्वी में किया गया, डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन, क्या भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष या किस अधिनियम के द्वारा की गई? क्वेश्चन फिर से सुनिए, क्या है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 29वां नंबर क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है? तो राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया जो है यह ग्रहण की गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी का प्रावधान भी किससे लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दिया हुआ है जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, महाभियोग, उपराष्ट्रपति और वित्तीय आपात, ये सब लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से।
आयरलैंड से पूछा जाएगा क्या क्या लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, जिसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में व्यक्तियों का मनोनयन, ये सभी कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। वरीयता के सही क्रम मतलब कौन किस स्टेज पे है ये देखना है, शक्ति के अकॉर्डिंग किसका कितना वरीयता है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति आएंगे, तो राष्ट्रपति, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री। यहाँ सी नंबर देख लीजिए, जो वरीयता के अनुसार सही क्रम दिया हुआ है, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये आएंगे। तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन। क्या संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था 1968 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देख लेते हैं 32वां नंबर क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन है न्यूनतम मजदूरी ना देना, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देख लेते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यात्री किस क्रम में भारत आए, इसका हमको सही क्रम बताना है। टॉमस रो दिया हुआ है, फाहियान दिया हुआ है, वेनसांग दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन आया, तो फाहियान आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाहियान, तो इसको एक नंबर रखिए। उसके बाद वेनसांग आया है दूसरे नंबर में, ये किसके टाइम में आया है, तो यह हर्षवर्धन के समय में आया था वेनसांग। टॉमस रो आया था, यह मुगल शासक जहांगीर के समय में आया था, 3 नंबर में ये आ जाएगा। तो 2, 3 और 1 यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है, यह ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों के नवरत्न के बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, यह चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के दरबार में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ नाम याद रखिएगा, धनवंतरी, कालिदास, वराहमिहिर, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। चलिए अगला देख लेते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बोस्टन टी पार्टी। क्या है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है, तो बोस्टन टी पार्टी जो है ये इतिहास की महत्वपूर्ण घटना संबंधित है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण जो कहा जाता है, यह बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, और सब जैसे देख लीजिए, बौद्ध के ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा जाता है, तो बोधिसत्व कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तनम। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तनम कहा जाता है। बुद्ध जो है अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए हैं। ठीक, उसके बाद इसके मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा इसमें लिखा हुआ नहीं है। मृत्यु की घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, और महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 37वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, राष्ट्र संघ। क्या है, राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई, तो राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई 10 जनवरी 1919 में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह जो है लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई 10 जनवरी 1919 को, यह इसलिए की गई, इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना। चलिए अगला देख लेते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी, तो यह बनी हुई थी कांसा से। ऐसा कहा भी जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इससे रिलेटेड जो भी मूर्ति सब मिला होगा वह कांसा का ही मिला होगा, तो इसीलिए इसका उत्तर सी नंबर याद रखिएगा। जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई थी, तो यह कांस्य से थी, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या, यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मैथ्स का है, छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा साइड कर देते हैं।
क्या है, यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है। अगर इस तरह से कोई क्रमागत संख्याओं का योग कहेगा तो आप उसका क्या कीजिए, जितने नंबर का योग कह रहा है उससे भागा दे दीजिए जो भी योग दिया हुआ है। जैसे 36 दिया हुआ है तो हम 36 को क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 12 बार में कट जाएगा। जो नंबर आएगा उसको मिडिल नंबर या बीच का संख्या मान लीजिए। अगर हम संख्या लिखेंगे तो बीच का संख्या अगर 12 होगा तो 3 क्रमागत कह रहा है तो इस साइड भाज्य संख्या क्या हो सकता है, 11 तो अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटता है। भाज्य संख्या इससे पहले 10 हो जाएगा और इसके बाद का भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 12 के बाद 13 हो जाएगा। 13 होगा, नहीं होगा, 13 अभाज्य संख्या है, 14 हो जाएगा। तो 10, 12 और 14 यह 3 ऐसा संख्या है जिसका योग 36 है। तो कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका गुणनफल 14 गुना 12 कीजिए, 12 गुना 14 168 होता है, 168 गुना 10 1680। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, संत कबीर के गुरु कौन थे। तो संत कबीर के गुरु थे रामानंद। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 41वां नंबर देख लेते हैं। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था। तो 1564 ईस्वी में जो कार्य किया गया था यह था जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति किया गया था 1564 ईस्वी में। और इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है दास प्रथा का अंत। तो दास प्रथा का अंत कब किया था, तो यह 1562 में किया था दास प्रथा का अंत। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था, यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है 1563 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा पर जो कर लगाया जाता है उसकी समाप्ति किया था। ठीक है, कब, 1563 ईस्वी में। इबादत खाना की स्थापना कब किया था, तो इबादत खाना की स्थापना किया था 1575 ईस्वी में। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा जो पूछा जा सकता है, दिन ए इलाही चलाया था। तो दिन ए इलाही कब चलाया था, तो 1582 ईस्वी में चलाया था दिन ए इलाही। इसका उत्तर हो जाएगा 1564 में अकबर द्वारा जो कार्य किया गया था, यह किया गया था जजिया कर की समाप्ति। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 62वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास जानने के लिए निम्न में से किस पुस्तक को स्रोत के रूप में लिया जाता है। तो जो स्रोत के रूप में लिया जाता है विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए, यह है मधुरा विजयम, ये भी है। उसके बाद क्या है, अ फॉरगॉटन एम्पायर, ये भी है। उसके बाद गुलशन ए इब्राहिमी, ये भी है। ठीक है, तो इनमें से सभी है जो विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए जाना जाता है या पुस्तक को स्रोत के रूप में रखा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। क्या झारखंड के क्षेत्र में ताना भगत, याद रखिए ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगर ईस्वी पूछा जाएगा तो ईस्वी याद रखिएगा, 1914 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सी नंबर हो जाएगा 20वीं सदी के पूर्वार्ध में। ठीक है, चलिए देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड के गद्दी पर कौन था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में इंग्लैंड के गद्दी पर जो था एलिजाबेथ प्रथम था। ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम, सही कालक्रम अनुसार हमको देखना है जो सही क्रम क्या है। देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कब किया था शासन, यह 1540 से 1545 तक किया था। 1540 से 1545 तक याद रखिएगा। फिर अकबर का दिया हुआ है, अकबर कब से कब तक किया था, तो यह 1556 से लेकर के 1500, एक मिनट, हाँ 1556 से लेकर के 1605 तक किया था। कौन, अकबर। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक किया था, यह 1296 से कब तक किया था, 1316 तक। कब तक, 1316 तक किया था। ठीक है, उसके बाद इल्तुतमिश दिया हुआ था। इल्तुतमिश का याद रखिएगा 1210 से लेकर के 1236 तक किया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले 4 नंबर इल्तुतमिश आ जाएगा, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर अकबर आ जाएगा। तो 4 3 1 2 यह ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद 46वां नंबर क्वेश्चन।
46वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, वह किसका विरोध कर रहे थे? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंके थे, यह ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47वां नंबर। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1931 में जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था, यह फूलन प्रसाद वर्मा किए थे। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी किए थे और गंगाशरण सिन्हा ये भी थे। तो इनमें से सभी ये तीनों लोग जो थे, यह बिहार समाजवादी पार्टी के गठन किए थे सन 1931 ईस्वी में। अगला देखते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को वापस लेने की घोषणा की थी। यह की थी जून 1948 तक के लिए। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की जो पेंटिंग बनाई थी, यह अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे। इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा। कौन बनाए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला देख लेते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? यह किसने कहे थे? यह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। फिर से सुनिए, क्या है? नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। तो इसका प्रभाव पड़ता है बैंकों के पास अधिक तरलता होगा। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि देखने को मिल सकती है, बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, बिल्कुल सही है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। सही कूट जो होगा 1 2 3 4 सभी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 52वां नंबर क्वेश्चन। 52वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन बेरोजगारी प्रभाव नहीं है? हमको देखना है कौन सा बेरोजगारी प्रभाव नहीं है। सबसे पहले देख लेते क्या है? जनशक्ति संसाधनों का अपव्यय, यह बेरोजगारी का प्रभाव है। आर्थिक अधिभार में वृद्धि, ये भी बेरोजगारी प्रभाव है, बेरोजगारी का प्रभाव है। क्या है? एक अर्थव्यवस्था में समग्र विकास में बाधा, तो ये भी बेरोजगारी का प्रभाव है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जब बेरोजगारी की प्रभाव होगी, जब बेरोजगारी होगी तो प्रति व्यक्ति आय घटेगी ना कि बढ़ेगी, तो ये प्रभाव नहीं होगा। डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 53वां नंबर क्वेश्चन। 53वां नंबर क्वेश्चन में फिर पूछा जाता है जो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, जो भी हमारा राष्ट्रीय आय होगा, नेशनल आय होगा, उसको अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, मतलब राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय की गणना होगी। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं उसके बाद अ, सूची 1 सूची 2 का सही मिलान कूट की सहायता से करें। तो देख लेते हैं कौन सा सही मिलान कैसे है। जैसे दिया है सबसे पहले राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र तो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र यह असम के जोरहाट में है, तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र है यह चिकमंगलुरु में। कहाँ है? चिकमंगलुरु में, तो बी का हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद दिया है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र जो है यह है कोट्टयम में, इसका हो जाएगा 2। सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद यह है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यह है मैसूर में। ठीक है, कहाँ पर है? मैसूर में, याद रखिएगा। तो डी का हो जाएगा 4। तो 3 1 2 4 यह देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। यह ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 55वां नंबर क्वेश्चन। 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है, यह अनुच्छेद 245 से 255 में है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। भाग 11 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 56वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। तो मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है जो निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार,
ये बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 57वां नंबर क्वेश्चन। क्या रॉबिन हुड प्रभाव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रॉबिन हुड प्रभाव जो है यह आय पुनर्वितरण से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला देखते हैं 58वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई जो है यह है न्यूटन पर वर्ग मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 59वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप चश्मे के कांच में जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है। धूप चश्मे की लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। और सब जैसे दिया हुआ जैसे इसमें देख लेते हैं। क्या है? फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच कैमरा में या दूरबीन में यूज किया जाता है। पायरेक्स कांच दिया हुआ है बी नंबर में। पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। उसके बाद प्रकाशीय कांच दिया हुआ है, तो प्रकाशीय कांच टेलीस्कोप, प्रिज्म, ये सब में किया जाता है। चलिए अगला 60वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमको सत्य कथन देखना है। पहला देख लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है। बिल्कुल सही है, यही कथन सत्य है और उत्तर होगा ए नंबर। चलिए देखते हैं 61वां नंबर क्वेश्चन। 61वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन असत्य है? हमको देखना है कौन असत्य है। तो एक तरफ उपकरण दिया हुआ है, ठीक है, और वो क्या चीज से रिलेटेड है वह दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है हेलिना उपकरण। तो हेलिना उपकरण में दिया हुआ है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। ये गलत है। तो हेलिना उपकरण जो है यह भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो यही असत्य है, ए नंबर हमारा उत्तर होगा। हेलिना क्या है? टैंक रोधी मिसाइल है। भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है, ना कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। दूसरा है बराक। बराक 8 जो है यह सरफेस टू एयर मिसाइल है। बिल्कुल सही है, बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल है। पिनाका दिया हुआ है, तो पिनाक जो है यह रॉकेट है। चिनुक जो है यह हेलीकॉप्टर है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 62वां नंबर। क्या है? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 63वां नंबर क्वेश्चन। क्या है? निम्न में से कौन विकल्प सही है? हमको देखना है कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया हुआ एक अर्ग बराबर 10 पर पावर -7 जूल। बिल्कुल सही है। उसके बाद दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल। ये भी सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है एक कैलोरी बराबर। एक कैलोरी बराबर दिया हुआ है 4.186 जूल। ये भी सही है। एक कैलोरी बराबर 4.186 जूल सही है। तो इसका इनमें से सभी सही है, 1 2 3 तीनों ऑप्शन। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं इसका 64वां नंबर क्वेश्चन। 64वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? हमको देखना है जो विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है। तो ये गलत है, व्यतिकरण विवर्तन दिखाती है। यही जो है गुण नहीं है। ये उत्तर हो जाएगा ए नंबर हमारा। बाकी सब जो है सही है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण से रिलेटेड है। जैसे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं। बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुपस्थ तरंग होते हैं। ये भी सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी सही है। तो उत्तर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। क्या है? अल्फा बीटा गामा को उनकी भेदन शक्तियों के आधार पर अवरोही क्रम में सजाएं। तो अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। इसका बी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 66वां नंबर क्वेश्चन। 66वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में स्थित है। एक बिंदु पर रखा मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक बिंदु पर रखा जाता है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब तो आभासी बनेगा और जो भी हमारा ये ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, उससे बड़ा बनेगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 67वां नंबर क्वेश्चन। 67वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ सिरका। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। बिल्कुल सही है। संतरा दिया हुआ है, संतरा में लिखा हुआ है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल संतरा में नहीं, यह रेड एंट में, लाल चींटी में पाया जाता है। क्या चीज में? लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा संतरा में क्या पाया जाता है, तो संतरा में पाया जाता है साइट्रिक
ये है साइट्रिक एसिड पाया जाता है या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इमली दिया होती है, इमली में टार्ट्रिक एसिड है, बिल्कुल सही है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक एसिड है, बिल्कुल सही। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है बी नंबर। संतरा का दिया हुआ है फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में होता है और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 68वां नंबर क्वेश्चन। 68वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। तो देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में कौन सी घटना नहीं होती है। ए नंबर में दिया हुआ है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है, बिल्कुल सही है। उसका कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, बिल्कुल सही है। उसका कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण होता है, ये गलत दिया हुआ है। सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 69वां नंबर क्वेश्चन। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा क्या है। 8400 रुपये का वार्षिक 12% ब्याज की दर से 1.5 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक के रूप में चक्रवृद्धि ब्याज है। जब अर्धवार्षिक कहेगा तो वह 6 मंथ का हो जाएगा, कितना 6 मंथ का हो जाएगा। और 1.5 साल कह रहा है तो हम 6 मंथ का मान लेंगे, तो टाइम उसको हम 3 मान लेंगे। ठीक है, टाइम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 3 साल मान या 3 मान लीजिए टाइम में। और जो हमारा दर होगा, जो 12% दर दिया हुआ है, ये घट के कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6% हो जाएगा। जब अर्धवार्षिक कहा जाता है, ठीक है, तो अर्धवार्षिक में हमेशा जो दर होगा वह आधा हो जाएगा और समय दोगुना हो जाएगा। ठीक है, समय 1.5 साल दिया हुआ है तो वह 3 साल हो जाएगा, और जो दर दिया हुआ है 12 तो वह 6% हो जाएगा। और इसकी गणना के लिए एक छोटा सा जो फॉर्मूला है वह क्या है, प्रिंसिपल गुना रेट प्लस 1+r/100 ठीक है, आप इसका गणना कर सकते हैं, फिर घटा कर दीजिएगा, इसमें जो भी प्रिंसिपल है, जो भी हमारा रुपया दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं। क्या है, इसमें लिखिएगा 8400, ठीक है, गुना 106/100 ठीक। ये इसमें से जब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो फिर से इसमें ये हमारा मिश्रधन निकलेगा। इसमें अगर हम 8400 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1604 रुपया। कितना हो जाएगा 1604.50, मतलब 1604 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डी नंबर उत्तर। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं, इसके बाद 70वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है, हमको देखना है कौन सा पॉलीमर नहीं है। नायलॉन जो है यह पॉलीमर है, टेफ्लॉन भी पॉलीमर है, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन भी पॉलीमर है। इसमें दिया हुआ है कैप्रोलैक्टम, तो यह कार्बनिक है, पॉलीमर नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर इसका। चलिए अगला देख लेते हैं, 71वां नंबर क्वेश्चन क्या है, पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो पायरिडॉक्सिन जो कहा जाता है यह विटामिन B6 को कहा जाता है। और सब देख लेते हैं, जैसे विटामिन B2 दिया हुआ है, तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को कहा जाता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन को कहा जाता है। विटामिन के दिया हुआ है यहाँ, विटामिन के फिलोक्विनोन को कहा जाता है, विटामिन के। विटामिन डी दिया हुआ है तो इसको कैल्सीफेरोल को कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल या कैल्सीफेरोल विटामिन डी, याद रखिएगा। ठीक, पायरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 है, ये नंबर याद रखिएगा। अगला देखते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है यह तंत्रिका कोशिका है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं 73वां नंबर क्वेश्चन। 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चर्वणक, ठीक है, चर्वणक या मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने चर्वणक होते हैं, तो 12 चर्वणक होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला देख लेते हैं 74वां नंबर क्वेश्चन। इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ स्त्रावी ग्रंथियां और दूसरी तरफ स्त्रावित हार्मोन, मतलब कौन से ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है या स्रावित होता है। ठीक है, सबसे पहले देखना है, दिया हुआ है जनन ग्रंथि। तो जनन ग्रंथि से जो स्त्रावित होता है यह होता है प्रोजेस्ट्रॉन, इसका उत्तर हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। उसके बाद पीयूष ग्रंथि दिया हुआ है, पीयूष ग्रंथि से होता है वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है, तो इसका हो जाएगा बी का 3। उसके बाद दिया हुआ है अग्नाशय, अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है, तो इसका हो जाएगा सी का 1। उसके बाद अधिवृक्क, अधिवृक्क से क्या निकलता है, तो ये निकलता है कॉर्टिसोल, इसका उत्तर हो जाएगा डी का 4। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होगा 2, 3, 1, 4, यह देख लेते हैं कितने नंबर ऑप्शन में है।
तो ये ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 75वां नंबर क्वेश्चन। 75वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट बीमारी होती है फफूंद से, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जैसे प्रोटोजोआ से होता है पायरिया, मलेरिया, कालाजार, ये सब होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 76वां नंबर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो रूपांतरित तना इसमें देख लेते हैं गाजर, सेब। गाजर तो जड़ है, ठीक है, सेब फल है, तो इसमें रूपांतरित तना जो है यह आलू का है, तो ये हो जाएगा डी इसका उत्तर। रूपांतरित तना जो है यह आलू है। अगला देखते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन। 77वां नंबर भी क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। ध्यान से सुनिए, क्या है, स्थिर जल में एक नाव की चाल कितना है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति धारा की विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करता है, धारा एक व्यक्ति धारा की विपरीत 45 किलोमीटर दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु, मतलब एक बार वह जाता है फिर आता है, तो वह उसको जो है कितना समय लगता है ये हमको बताना है। तो हम देख लेते हैं, नाव की चाल कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, और धारा की चाल कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर वह धारा के दिशा में चलेगा, धारा के प्रतिकूल चलेगा, नहीं, धारा के अनुकूल चलेगा, धारा की दिशा में चलेगा, तो दोनों जुट जाएगा, क्योंकि जब 9 चलेगा उसका अपना स्पीड रहेगा और धारा भी उसको धक्का देगा, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, हो जाएगा। और उसके बाद फिर देख लेते हैं, अगर वह उसको उसके अपोजिट में चलेगा, उसके विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चलेगा, तो जो नाव का चाल होगा उसको अपोज करेगा, उसको रोकेगा धारा का चाल, तो क्या हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये हो गया, दोनों का स्पीड हमको आ गया। अब क्या कहता है, एक बार जाने का और एक बार आने का हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या है, 45 किलोमीटर जाता है, 45 किलोमीटर आता है। अगर हम 15 के स्पीड से 45 किलोमीटर जाते हैं तो 3 घंटा में क्रॉस करेंगे, 15 या 45, और वही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे तो 15 घंटा में चलेंगे, क्योंकि 3 से अगर 45 को भगा देंगे तो 15 घंटा में चलेंगे। तो 15 घंटा जोड़ 3 घंटा कितना हो जाएगा, 18 घंटा। हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड से क्वेश्चन कीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं 78वां नंबर। 78वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनमो का कार्य है। तो डायनमो का क्या कार्य है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। डायनमो का कार्य क्या है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक, इसमें और सब देख लेते हैं, जैसे दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो यह मोटर बदलता है। कौन बदलता है, मोटर। ठीक है, उसके बाद यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यह सेल या बैटरी बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 79वां नंबर। क्या डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत, क्या है, फिर से सुनिएगा, क्या है, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है, तो वह जो श्रोता होता है वह प्रेक्षक की ओर चलता है, तो क्या होता है, स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापा जाता है, मापता है। इसका उत्तर हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट फिर से देखिएगा, क्या डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह क्या होता है, स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। डॉपलर प्रभाव साउंड से रिलेटेड है, मतलब एक तरफ से जो साउंड आ रहा है प्रेक्षक दूसरी तरफ चलता जा रहा है, इसी से रिलेटेड है। तो अगर डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, क्या है, सही कथन चुनिए। तो देख लेते हैं सही कथन क्या है, लाल प्रकाश रंग का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम होता है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, बी नंबर में देखते हैं क्या है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है, ये सही दिया हुआ है। तो सही कथन यही है, हमारा उत्तर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 81वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, ओम का नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है तो विभवांतर क्या होगा, मतलब वोल्ट क्या होगा। तो ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है तो विभवांतर स्थिर रहता है, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्या है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए देखते हैं 82वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, हाल ही में भारत का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण, ठीक है,
पाम ऑयल प्रसंस्करण कहिए या ऑयल पाम प्रसंस्करण की इकाई निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 83वां नंबर क्वेश्चन। क्या हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जया वर्मा सिन्हा को। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 84वां नंबर देख लेते हैं क्या है। हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता भारत और किस देश के मध्य हुआ था? हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता जो हुआ है यह भारत और जापान के मध्य में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 85वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया? 2025 में जो पद्म विभूषण प्रदान किया गया है टोटल 7 व्यक्ति को। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देख लेते हैं 86वां नंबर क्वेश्चन। 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन किया जाएगा नागोया में। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला देखते हैं 87वां नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है यह पीटी उषा को किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए देखते हैं इसके बाद 88वां नंबर क्वेश्चन। 88वां नंबर क्वेश्चन क्या है? EOS 08 मिशन क्या है? EOS 08 मिशन को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो EOS 08 मिशन को जो प्रक्षेपित किया गया है यह SSLV D3 से प्रक्षेपित किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। एक याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जैसे TVDI है, TVDI गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान है। TVDI जो है यह क्या है? गगनयान का पहला परीक्षण उड़ान है। बाकी EOS 08 मिशन जो है यह SSLV D3 से रिलेटेड है। सी उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या है 89वां नंबर। आइडियाज फॉर लाइफ क्या है? आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आइडियाज फॉर लाइफ जो पोर्टल है यह शुरू किया गया है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 90वां नंबर क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? चलिए देखते हैं, विचार करते हैं क्या कह रहा है। इसमें से हमको सही कथन चुनना है। तो केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, सही है। तो दोनों कथन सत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर 1 तथा 2 दोनों। चलिए देखते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन। 51वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 44वां एवं 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया यह क्या है? वियंतियाने में। कहाँ पर? वियंतियाने में किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन दिया है हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई। तो अदिति का फुल फॉर्म कह रहा है, पूर्ण विस्तार क्या है? तो अदिति का फुल फॉर्म या पूर्ण विस्तार है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। फिर से सुनिएगा, अदिति का फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आइडेक्स। इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान या रैंक कितना है? तो इसमें भारत का स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां है। पूछा जाएगा इसमें पहला स्थान किसका है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला स्थान है फिनलैंड का। चलिए अगला देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, आसान क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है? राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन 36 रुपए अधिक में बेचता है तो 14% की लाभ होता है। मतलब उसको पहले 5% का लाभ होता था। अगर वह जितना में बेचता था उससे 36 रुपया ज़्यादा में बेचेगा तो उसको 14% का लाभ होगा। पहले 5 का होता था, अब 14 का। मतलब 100 अगर बेस है तो 105 पहले मिलता था और 114 हो गया।
तो टोटल कितना का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है, मतलब 105 5% मिलता था, 14% मिलने लगा, तो 5 से ही 14 तक पहुंचा, तो टोटल कितना हुआ? उसको 9% ज़्यादा बढ़ा उसका 36 रुपया की वजह से। जब 36 9% की वजह से 36, तो 1% की वजह से कितना हो जाएगा? 4 बार में 1% के 4, 100% में कितना हो जाएगा? 100 गुना 4, 400%। ठीक है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर से सुनिएगा क्या है, 9 डिफरेंस है, तो 9% का मान दिया हुआ है 36, 1% का मान क्या हो जाएगा? 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना 100, 400, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक हैं परिमल नाथवानी, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कॉल ऑफ द गिर का पुस्तक के लेखक जो है वह है परिमल नाथवानी। चलिए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या है? सज्जन का विपरार्थक शब्द क्या है? तो सज्जन का विपरार्थक शब्द, उल्टा शब्द जो है यह है दुर्जन, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। अगला दिया हुआ है भारतेंदु का सही संधि विच्छेद देखना है, तो भारत जो इंदु जो होगा भारतेंदु हो जाएगा, इसका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला फिर दिया हुआ है क्या? रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है, देख लीजिए क्या है। ए जो है वह बी का भाई है। रीजनिंग का दिया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, हमेशा देख लीजिएगा जहां भी मेल होगा वहां प्लस ये लिखिएगा, और जो फीमेल होगा वहां सर्कल दीजिएगा। मेल में हमेशा चौकुट दीजिएगा और फीमेल में सर्कल दीजिएगा, मतलब घेरा दीजिएगा। ठीक है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ए को हम क्या किए? इस तरह से रख दिए। ठीक है, ये ए लड़का है, इसको रख दिए हम क्या चीज में? चौकुट में। ठीक है, चतुर्भुज में। बी का भाई है, किसका भाई है? और जब भाई का आएगा तो यहाँ दे दिए बी का भाई है। सी ए का पिता है, सी क्या है? ए का पिता है, चलिए सी दे दिए, सी ए का पिता है। डी जो है वह सी की बहन है, तो ये पिता है तो ये भी इस तरह से होगा, और डी बहन है, तो चलिए ये हो गया। डी जो है सी की बहन है, ई डी की माँ है, ई जो है वह क्या है? डी की माँ है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ई जो है वह क्या है? डी की माँ है, तो ये हो गया। अब हमसे पूछ रहा है जो बी ई से कैसे संबंधित है। यहाँ ई है और यहाँ बी है, तो ई क्या बेटा है? कौन? सी, और सी का बेटा है, सॉरी बेटी है कौन? बी, तो यह इसका पोती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जिरंड, हमको जिरंड देखना है। जिरंड क्या होता है? एक वर्बल नाउन होता है। क्या होता है? एक वर्बल नाउन होता है, ऐसा नाउन जिसमें आई एन जी मिला करके वर्ब उसको नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब वर्ब में आई एन जी लगा करके नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसी कहते हैं जिरंड। जिरंड क्या है? वर्बल नाउन है, तो क्या है? आई लाइक गोइंग फॉर अ वॉक, इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मतलब जो जिरंड आएगा इसमें गोइंग आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन क्या है? चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ दिया हुआ ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट का उल्टा क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, पूरा क्लियर एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए। तो ओपेक जो हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी नंबर। आज के लिए इतना ही, और इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।